करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो चैप्टर थोड़ा टफ है, उसमें थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है, लेकिन ये 5 हलवा चैप्टर है, थ्योरी न्यूमेरिकल है ही नहीं। और ऐसे है अभी अभी ख़त्म हो जाएगा इसी क्लास में। देखिए जी, हम अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं BOP, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर का जो नाम है इसका नाम है भुगतान शेष। भुगतान शेष इसका नाम है, या आपकी बुक में इसको भुगतान संतुलन भी लिखा हुआ हो सकता है। इंग्लिश में इसको जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान से समझते रहिएगा, मैं पूछ लूँगा किसी भी पुराने बच्चे से। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका नाम है। सबसे पहले आता है इसका अर्थ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये क्या होता है। देखिए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये कोई बंदा नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई बंदी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट का मतलब होता है खाता। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना एक खाता है, एक अकाउंट है। अकाउंट क्या होता है जी, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उन्हें तो नहीं पता होगा कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट जो है वो इस तरीके से बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है सेंटर में BOP, और जो ये लेफ़्ट साइड वाली होती है इसको कहते हैं डेबिट वाली साइड, और जो ये राइट वाली साइड होती है इसको कहते हैं क्रेडिट वाली साइड। जो आर्ट्स के बच्चे हैं उसको ज़रा ध्यान से सुने। ये खाता है, खाता ऐसे बनता है, बीच में सेंटर में यहाँ लिखा जाता है BOP, लेफ़्ट साइड होती है डेबिट साइड, राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं आउटफ्लो, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं इनफ्लो। अब इसका क्या मतलब है भाई, आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे का जाना, इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना। अगर पैसे आ रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, अगर पैसे जा रहे हैं तो भाई डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। पहले तो ये होता क्या है आप ज़रा पहले ये समझिए बेटा। ये आपको ये बताता है कि एक साल के अंदर जो कि हमारा जो साल होता है जिसको हम लेखा वर्ष कहते हैं, ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और क्लोज हो जाता है 31 मार्च को। इसमें 12 महीने होते हैं, इसको लेखा वर्ष कहते हैं, लेखा वर्ष। तो ये आपको ये बताता है कि एक साल के अंदर एक देश है, मान लीजिए भारत है, एक देश है ये भारत है। तो कोई भी देश देखिए इतना सक्षम नहीं होता कि वो सारी की सारी वस्तुएं सेवाएं खुद ही बना ले। हर देश को किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी रिसोर्स के लिए दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है। हमें दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश इतना कैपेबल नहीं होता कि सारी चीज़ें उसके पास खुद ही अपने देश में उपलब्ध हो। तो उसको अन्य देशों के साथ क्या करना पड़ता है, वो देश कोई भी हो सकता है, उसको अन्य देशों के साथ आयात निर्यात करना पड़ता है। इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, एक साल के अंदर जैसे भारत ने सभी देशों के साथ, अन्य देश लिखा है, किसी पर्टिकुलर देश को मैं टारगेट नहीं कर रहा, सभी देशों के साथ एक साल के अंदर कितना आयात किया और कितना निर्यात किया। भारत ने एक साल के अंदर अन्य देशों के साथ कितना आयात किया, कितना निर्यात किया। आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से माल खरीदना। अगर बेटा मैं दूसरे देशों से माल खरीदूंगा तो ध्यान से सुनेंगे, अबे दूसरे देशों से कुछ खरीदूंगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे, अबे खरीदूंगा तो जाएंगे, सिंपल सी बात है। आयात से आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो, क्योंकि पैसे जाएंगे। ये ध्यान से सुन लीजिए, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन अभी आएगा। और निर्यात से क्या होता है, मैंने दूसरे देशों को माल बेचा, अबे मैंने दूसरे देशों को माल बेचा है तो दूसरे देश वाला मेरे को पैसे देगा। निर्यात से इनफ्लो होता है, आयात से आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो से पैसे जाते हैं, इनफ्लो से पैसे आते हैं। ये बात तो भेजे में फिट कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी एक डेफिनेशन क्या बन गई भाई, इसकी डेफिनेशन ये बन गई कि भुगतान शेष जो है ना, एक साल के अंदर एक देश ने दूसरे देश के साथ कितना आयात किया, कितना निर्यात किया।
उसको भाई ये रिकॉर्ड कर लेगा भुगतान शेष खाते में। अगर जो भी आयात हो रहा है उससे बेटा पैसे जाएंगे, आउटफ्लो होगा, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा, और जो निर्यात हो रहा है उससे पैसे आएंगे उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा। यही तो बात हो गई इसकी। और आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा जब हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं, अब मैं अमेरिका से कुछ खरीद रहा हूँ तो मुझे उसको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। कौन से पैसे आ रहे हैं और कौन से पैसे जा रहे हैं, आपको एक बात ध्यान से समझनी है। यहाँ विदेशी मुद्रा की बात चल रही है, विदेशी मुद्रा की। अब मैं अमेरिका से कुछ खरीदूंगा तो वो इंडियन करेंसी नहीं लेगा, वो फॉरेन करेंसी लेगा, वो डॉलर में पेमेंट मांगेगा। ऐसे ही जब फॉरेनर कोई हमारी खरीदेगा तो हमारे पास डॉलर आएगा। तो ये पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, कौन से पैसे आने जाने की बात कर रहा है ये, विदेशी मुद्रा की। तो आप इसका अर्थ ये भी कह सकते हो कि एक साल के अंदर अंदर, आप इसका अर्थ ये भी कह सकते हो कि एक साल के अंदर अंदर कितनी विदेशी मुद्रा, कितनी विदेशी मुद्रा का इनफ्लो हुआ और कितनी विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो हुआ, भुगतान शेष उसको बताता है। ये भी इसका अर्थ है। ये भी एक बारी कथन में आ गया था लिख के, और ये भी एक बारी कथन में आ गया था लिख के। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। अच्छा, लेकिन आज देश इतना डेवलप हो चुका है, हम कह रहे हैं आयात और निर्यात कर रहा है। तो आयात और निर्यात किस चीज़ का कर रहा है भाई? आजकल आयात निर्यात तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो मुद्दे का जो नाम है इसको कहते हैं बीओपी के घटक। किस चीज़ के आयात निर्यात की बात कर रहे हो आप? आयात और निर्यात तो कई सारे तरीके का होता है बेटा, प्लीज़ अटेंटिव होकर सुनेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक की बात चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक की। इसके दो घटक होते हैं, इसके दो बच्चे हैं। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं चालू खाता, और दूसरा जो होता है ना इसको हम कहते हैं पूंजी खाता। अगर वो आपसे बोलता है बीओपी के घटक बता, तो आपको चालू खाता भी बताना पड़ेगा, आपको पूंजी खाता भी बताना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है। अगर हम चालू खाते की बात करें, चालू खाते की, तो आपको दो वर्ड पता होने चाहिए। सबसे पहला वर्ड है एसेट, और दूसरा जो वर्ड है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। वो पैसे जो हमें भविष्य में वापस करने होते हैं वो उधार हो गया। मैंने अंजलि से पैसे ले लिए 10,000 रुपये, कह रहा हूँ 2 महीने बाद दे दूंगा, तो भाई उधार है। वो पैसे जो भविष्य में वापस करने हैं वो उधार होता है भाई। एसेट जिस पे मेरा राइट होता है, जिस पे मेरा अधिकार है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जिसको मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, वो एसेट होता है। ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में। एसेट जो चीज़ मेरी है, फ़ोन मेरा है, बंदी मेरी है, घर के अंदर हमारा सामान हमारा है, सब हमारा, मेरा एसेट है वो, ठीक है। चालू खाता क्या है, ध्यान से समझिए। एसेट को कहते हैं परिसंपत्ति, लायबिलिटी को कहते हैं उधार या दायित्व भी आप कह सकते हो। तो चालू खाता क्या है, पहले हम अर्थ समझ रहे हैं। चालू खाता एक ऐसा खाता होता है जो उन लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा जिससे एसेट और लायबिलिटी जो है ना प्रभावित नहीं होंगे। क्या बोला मैंने बोला ये भाई, ये जो खाता है ना, यहाँ पे आयात निर्यात की बात चल रही थी कि भाई आयात निर्यात रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसे आयात निर्यात को ये रिकॉर्ड करेगा चालू खाता जिससे देश की ना तो एसेट ना लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे लेन देन इसके अंदर आएंगे। लायबिलिटी का मतलब उधार और एसेट का मतलब कि जिस पे मेरा राइट है, जिस पे मेरा अधिकार है, जिससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो ये रिकॉर्ड करेगा। तो भाई पूंजी खाता किसको रिकॉर्ड करेगा फिर? अबे सिंपल सी बात है, ये इसको रिकॉर्ड कर रहा है तो ये किसको करेगा? एसेट का मतलब जिसमें मेरा अधिकार है, और लायबिलिटी का मतलब उधार हो गया। पूंजी खाता क्या है? पूंजी खाता एक ऐसा खाता होता है, ये उन लोगों को रिकॉर्ड करेगा जिससे एसेट और लायबिलिटी प्रभावित
होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो एक देश दूसरे देशों के साथ जो ऐसे लेन देन कर रहा है, जो ऐसे लेन देन कर रहा है जिससे भाई उधार बढ़ रहे हैं, उधार घट रहे हैं, एसिड बढ़ रहे हैं, एसिड घट रहे हैं, वो पूंजी खाता रिकॉर्ड करेगा। और ऐसे लेन देन जो हम दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं जिससे लायबिलिटी ना ही बढ़ रही ना ही घट रही, ना एसिड बढ़ रहे ना एसिड घट रहे, वो चालू खाता रिकॉर्ड करता है भाई। जिससे ना ही एसिड और लायबिलिटी पे जिससे फर्क नहीं पड़ रहा वो चालू खाता रिकॉर्ड करता है, जिससे फर्क पड़ रहा है वो पूंजी खाता करता है। तो बीओपी के दो बच्चे होते हैं, चालू और पूंजी। ठीक है जी, ओके है मामला। अब ये जो हम कह रहे हैं ये ऐसे लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा, ये ऐसे लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा जिससे एसिड और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे भाई कौन से लेन देन होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है ऐसा ये चालू खाता। इसके अपने 3 बच्चे होते हैं। ये करता है बेटा वस्तुओं को आप दृश्य मदे भी कह सकते हो। ये कर प्लीज। कौन है कौन? मेरी ना करेक्ट नहीं हो रही थी प्लीज सर। अच्छा एक मिनट रुको जरा। ये करता है सेवाओं को, इसको आप अदृश्य भी कह सकते हो। और ये करता है एक पक्षीय हस्तांतरण को। इसके 3 बच्चे हैं जी। ये को आप पहले जरा ध्यान से समझिए, देखिए बेटा ध्यान से समझेंगे। चैप्टर का नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हिंदी में भुगतान शेष या भुगतान संतुलन कहते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके का अकाउंट है, खाता है, जो कि क्या करता है, कोई भी देश इतना सक्षम नहीं होता कि वो सारी चीज़ें उसके देश के अंदर खुद ही उपलब्ध हो, तो हमें दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करना पड़ता है। तो बीओपी क्या करता है, 1 साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ कितना आयात किया है, कितना निर्यात किया है, उसको ये अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर अंदर एक देश दूसरे देश के साथ कितना आयात निर्यात कर रहा है। आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से वस्तु खरीदना, तो इससे पैसे जाएंगे, पैसे के जाने को आउटफ्लो कहते हैं। और निर्यात को बेटा दूसरे देशों को वस्तु बेचना, उससे पैसे आएंगे, उसको इनफ्लो कहते हैं। और जब हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं तो यहाँ विदेशी मुद्रा की बात चल रही है, विदेशी मुद्रा का आना या विदेशी मुद्रा का जाना। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन ये भी कह सकते हो कि 1 साल के अंदर अंदर कितनी विदेशी मुद्रा का इनफ्लो और कितनी विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो को अंतर प्रवाह और आउटफ्लो को बाह्य प्रवाह कहते हैं हिंदी में। फिर हमने बोला कि भाई ये कह रहा है 1 साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ कितना आयात निर्यात किया। तो आप कौन से आयात निर्यात की बात कर रहे हो, किस किस चीज़ का आयात निर्यात होता है। तो टॉपिक का नाम है बीओपी के घटक। 2 घटक होते हैं, चालू और पूंजी, चालू खाता और पूंजी खाता। मैंने बोला इस चैप्टर को समझने के लिए 2 वर्ड पता होने चाहिए, एसेट और लायबिलिटी। चालू खाता, हाँ जी भैया आपने कहा कि जैसे हम अगर कुछ खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा में खरीदेंगे, हाँ, और अगर कोई बाहर वाला देश खरीदता तो वो हमें रुपए देगा ना? नहीं, वो डॉलर देगा। हम जो लेना चाहते हैं हम डॉलर में लेंगे, विदेशी मुद्रा में लेंगे। हाँ, वो हम इंडियन नहीं लेंगे, हम विदेशी मुद्रा लेंगे। देश के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या एक्सेप्ट करता है, हम विदेशी मुद्रा लेते हैं। तो चालू खाता उन लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा जिससे एसेट और लायबिलिटी प्रभावित नहीं होते। एसेट का मतलब होता है जिस चीज़ पे मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, लायबिलिटी का मतलब उधार, और ये उसको रिकॉर्ड करता है जिससे प्रभावित होंगे। अब यहाँ पे ऐसे कौन से लेन देन होते हैं जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होते। पहले होती हैं वस्तुएं दृश्य मदे, दूसरी होती हैं सेवाएं अदृश्य, और तीसरा होता है एक पक्षीय। ये बेटा ये तीनों चालू खाते के घटक हैं, चालू खाते के। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना, चालू खाता क्या होता है, इसके घटक बता। तो चालू खाता क्या होता है वो आप लिख दोगे, और उसके घटक में क्या लिखोगे, ये वस्तुएं सेवाएं और एक पक्षीय। अच्छा जी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए बेटा, वस्तुओं में क्या आएगा। वस्तुओं के अंदर आपको ना सबसे पहली बात तो एक बात ये ध्यान रखनी है ना कि जो मशीन होगी ना, मशीन वो वस्तु के अंदर आती है। वस्तु के अंदर गारंटीड क्वेश्चन है, इसके ऊपर 1 नंबर का आएगा ही आएगा। ऐसे आता है मशीन का आयात, मशीन का निर्यात बीओपी में कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बता भाई। मशीन वस्तु होती है, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। और सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुएं, सारी की सारी उपभोक्ता वस्तु
कोई भी होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दूध, ब्रेड, चावल, अंडे, ठीक है, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ, सब वस्तुएं हैं। सेवाएं क्या होती हैं? जो देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई बंदा झारखंड का है, कोई बंदा यूपी का है, कोई नैनीताल में बैठा हुआ है, कोई बिहार से बैठ के क्लास ले रहा है। ये तो भारत के अंदर ही हो गए। अगर मान लीजिए आलोक अमेरिका का होता, अंजलि कनाडा की होती, टीचिंग क्या है? टीचिंग सर्विस है। अगर आप अलग अलग देश के होते तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ आपको। तो दिख नहीं रही है, केवल महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है? एक देश दूसरे देशों को कौन कौन सी सर्विस देता है? जैसे बीमा है, ठीक है, बीमा है, बैंकिंग है, ये सारी सर्विस एक देश दूसरे देशों को देता है। एक पक्षीय का मतलब क्या होता है? एक पक्षीय का मतलब होता है ऐसे लेन देन जो हमने राष्ट्रीय आय में पढ़े हैं, हस्तांतरण आय, जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता, उसको कहते हैं हस्तांतरण आय, एक पक्षीय। जैसे कि ध्यान से सुनिए, एक वर्ड होता है बेटा एनआरआई। एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो पैदा तो यहाँ पे हुए थे भारत में, लेकिन उनका दीदा यहाँ नहीं लगता, मतलब उनका मन यहाँ नहीं लगता, वो रहते हैं दूसरे देश में। और क्या करते हैं? अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं वहीं से, देश से। सुना होगा, नॉर्मल है ये तो चीज़ें, पैसे भेज रहे हैं। तो क्या है भाई? ये एक पक्षीय हस्तांतरण है बेटा। एनआरआई पैसे भेज रहा है अपनी फैमिली को, तो फैमिली क्या दे रही है उसको? फैमिली तो कुछ भी नहीं दे रही उसको। एनआरआई पैसे भेज रहा है, ये सेंडर है, फैमिली रिसीवर है। सेंडर की तरफ से ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिसीवर की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। एनआरआई पैसे भेज रहा है, फैमिली कुछ भेज ही नहीं रही। ऐसे लेन देन जो एक ही पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, इट्स कॉल्ड वन साइडेड ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूँ बेटा, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अभी आपने सुना ये तीनों होते क्या हैं। अब बेटा इसमें वस्तुओं में आयात भी होगा, वस्तुओं में आयात भी होगा, वस्तुओं में निर्यात भी होगा। सेवाओं में आयात भी होगा, सेवाओं में निर्यात भी होगा। एक पक्षीय में आयात भी होगा, एक पक्षीय में निर्यात भी होगा। बेटा एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है, मशीन वस्तु में ही आती है, मशीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ऊपर वाली बात ध्यान रखनी है, आयात से आउटफ्लो होता है, आयात से आउटफ्लो, निर्यात से इनफ्लो, आयात से आउटफ्लो, निर्यात से इनफ्लो, आयात से आउटफ्लो, निर्यात से इनफ्लो। अच्छा जी, ठीक है, ओके है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। वो बोलेगा मशीन का आयात, मशीन का आयात, मैंने दूसरे देश से मशीन खरीद ली। बेटा मशीन नहीं देखनी कि मशीन आ रही है या जा रही है, पैसे देखने हैं, पैसे, रोकड़ा, विदेशी मुद्रा। मशीन खरीदने से विदेशी मुद्रा आएगी या जाएगी अंजलि जी? बताइए। भारत ने दूसरे देश से मशीन खरीदी तो विदेशी मुद्रा आएगी या जाएगी? आवाज़ आ रही है अंजलि जी? यस सर। हाँ, भारत ने, अंबानी ने मशीन खरीद ली दूसरे देश से, तो पैसे आएंगे या जाएंगे? आयात सर जाएंगे। जाएंगे। मशीन आ रही है, मशीन का नहीं देखना, विदेशी मुद्रा का देखना है। मशीन तो आ रही है, मशीन के हिसाब से तो वो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन मशीन का आयात आएगा यहाँ पे, क्योंकि विदेशी मुद्रा का देखना है, विदेशी मुद्रा का। मशीन का निर्यात, मैंने मशीन बेच दी दूसरे देशों को तो पैसे आएंगे वो इधर। सेवा देखिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मान लो आप सब अलग अलग कंट्री के बच्चे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फीस दे रहे हो, तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। मैं अपनी सेवा का निर्यात कर रहा हूँ, तो कहाँ आएगा? इनफ्लो में। बेटा आउटफ्लो जो होता है वो डेबिट साइड होती है, इनफ्लो जो है वो क्रेडिट साइड। आउटफ्लो डेबिट साइड, इनफ्लो क्रेडिट साइड। और अगर आपके भी आपसे बात करें, आपके भी आपसे बात करें, भाई मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, आप फीस दे रहे हो, तो आपके लिए होगा आप मेरी सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हो, आयात कर रहे हो आप मेरी सर्विस, और मैं निर्यात कर रहा हूँ अपनी सर्विस। इसी तरीके से ये देखिए, एनआरआई ने अपनी फैमिली को पैसे भेजे, तो मान लो ये फैमिली भारत की है,
ये फैमिली भारत की है, तो भारत में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है क्रेडिट साइड। जब कोई एनआरआई बंदा अपनी फैमिली को भारत में पैसे भेज रहा है तो पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो है क्रेडिट साइड। और अगर फैमिली एनआरआई को भेज रही है पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी के लिए भी, तो भाई फिर तो पैसे जा रहे हैं, तो फिर आउटफ्लो हो रहा है, तो फिर डेबिट। गारंटीड क्वेश्चन है इस बार, आएगा ही आएगा कि ये चीज़ डेबिट साइड आएगी या ये चीज़ क्रेडिट साइड आएगी। कैसे पता चलेगा? आउटफ्लो इनफ्लो देखना पड़ेगा। याद निर्यात किसका डेबिट क्रेडिट चल रहा है? ये चालू खाते का चल रहा है, चालू खाते का। चालू खाता क्या है ये आपने पढ़ा। इसके 3 बच्चे हैं। वस्तु में मशीन इधर ही आएगी, मशीन इधर आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, मशीन पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा जी ठीक है। हमने बोला भाई पूंजी खाता, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। पूंजी खाता ऐसे लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं। तो भाई ये कौन से लेन देन होते हैं? अब जरा ये समझिए। इसमें क्या है, इसके भी 4 बच्चे होते हैं, इसके 4 बच्चे, इसके 5 बच्चे हैं फिलहाल। पहले आप जरा 4 समझिए। यहाँ पे आ गया बेटा निजी लेन देन। यहाँ पे क्या आ गया? सबसे पहला निजी लेन देन। दूसरा यहाँ पे आ गया सरकारी लेन देन। तीसरा यहाँ पे आएगा FDI और चौथा यहाँ पर आएगा FII। प्लीज़ अटेंटिव होकर मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनेंगे। बेटा मैंने बोला पूंजी खाता एक ऐसा खाता है जो उन लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होगी। देश के अंदर लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी या एसेट बढ़ेंगे घटेंगे। तो बेटा यहाँ कौन से एसेट की बात चल रही है? यहाँ कौन से एसेट की बात चल रही है? आप यहाँ पे बात समझ लीजिए। यहाँ ना बात चल रही है ज़मीन की, लैंड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ज़मीन की बात चल रही है, ज़मीन की, ठीक है। और लायबिलिटी में किसकी बात चल रही है? लायबिलिटी में बात चल रही है लोन की। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। लायबिलिटी में बात चल रही है लोन की, क्योंकि मैं लोन लूंगा तो ही तो उधार बनेगा। और एसेट में किसकी बात चल रही है? ज़मीन की। इधर एसेट में ज़मीन इधर आएगा पूंजी खाते में, ज़मीन पूंजी खाते में आएगा। और मशीन, मैं बार बार ही इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको पता है मशीन वैसे एसेट होती है, ठीक है, लेकिन वो मशीन यहाँ पे आएगी। मशीन चालू खाते में आती है, ज़मीन पूंजी खाते में आती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब है निजी लेन देन। निजी लेन देन क्या है? ध्यान से समझिए। सरकार को छोड़कर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर भारत के अंदर जो भी बंदा ऐसे लेन देन कर रहा है ज़मीन से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वो बेटा निजी लेन देन कहलाते हैं। सरकार को छोड़कर देश के अंदर जो भी निजी व्यक्ति होते हैं ना, निजी व्यक्ति द्वारा किए गए लेन देन निजी लेन देन कहलाते हैं, जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है। अंबानी है, टाटा है, बिरला है, लोन ले लिया अंबानी ने दूसरे देश से, लायबिलिटी क्रिएट हो गई भाई। अंबानी ने ज़मीन खरीद ली दूसरे देश में, एसेट हो गया भाई। तो ये अंबानी सरकार तो नहीं है, अंबानी तो नॉर्मल बंदा है हमारी तरह। निजी लेन देन तो वो है निजी लेन देन। और जब सेम ऐसे ही ट्रांजैक्शन सरकार कर दे तो वो सरकारी लेन देन। मतलब सरकार जब कोई ऐसा लेन देन कर दे जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, मतलब या तो जमीन खरीद ले कहीं सरकार, या सरकार किसी से दूसरी सरकार से लोन ले ले या लोन दे दे, तो वो सरकारी लेन देन है। बेटा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, बार बार कह रहा हूं, पैसा देखना है, पैसा। नंदिनी जी आप ये बताइए, अगर अंबानी ने दूसरे देश में जमीन खरीदी तो वो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? दूसरे देश में, दूसरे देश से, दूसरे देश में जमीन खरीदी। अंबानी ने अमेरिका में जमीन खरीद ली तो सर इनफ्लो ही होगा। किस चीज का क्या आ रहा है आपके पास? सर लैंड आ रहा है ना। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, जमीन नहीं देखनी ना बेटा, पैसा देखना है, रोकड़ा। पैसा आएगा या जाएगा? बेटा आपने मशीन खरीदी है, आपने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसे का आउटफ्लो होगा इससे।
हाँ, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और अगर कोई फिरंगी भारत में ज़मीन खरीद ले तो बेटा उससे जो है उससे इनफ्लो होगा, उससे विदेशी मुद्रा, हाँ उससे विदेशी मुद्रा आएगी। अच्छा जी, अरे सेम ऐसे ही सरकार का है, ध्यान से सुनिए। सरकार ने दूसरे देश से उधार ले लिया, सरकार ने दूसरे देश से उधार ले लिया, कहाँ आना चाहिए तुलसी जी? यस सर। सरकार ने, सरकार ने दूसरे देश से उधारी है हाँ तो सर कैश का इनफ्लो होगा। हाँ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अ, इनफ्लो आता है क्रेडिट साइड, आउटफ्लो आता है डेबिट साइड। outflow हो जाता है डेबिट साइड। हाँ, अब समझिए एफडीआई क्या होता है। हाँ जी, तो सर मेरा एक डाउट बता दो, ये अब जैसे आपने बताया था ना कि ये पूंजी खाता और चालू खाता, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें चालू खाता वो होता है कि जो मतलब एसेट लायबिलिटी को एक बार और समझा देना। एक मिनट, हाँ बोलो एक जो मिनट। चालू खाता वो होता है जो एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है ना। अरे नहीं करता, यहाँ लिख हाँ क्या, सॉरी नहीं करता, वो और जो कैपिटल अकाउंट होता है जो एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है ना। हाँ देखो ये जो वस्तुएं, सेवाएं और एक पक्षीय जो है ना, ये बेटा ना ही एसिट हैं ना ही लाइबिलिटी हैं, ये तीनों जो हैं ये एसिट लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए ये इन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड कर रहा है। और ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये तो सब एसिट और लाइबिलिटी हैं क्योंकि इससे इफेक्ट हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंड की और यहाँ लोन की बात कर रहे हैं। लेकिन मशीन तो एसेट होता है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, कॉमर्स, आप कॉमर्स के हो ना, मशीन एसिड होती है, लेकिन इसलिए तो मैं बार बार क्यों चिल्ला रहा हूँ कि मशीन यहाँ पे वस्तु ही ट्रीट करी जाती है, मशीन एसिड की तरह ट्रीट नहीं करी जाती है यहाँ पर। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, भारत ने कंप्यूटर का आयात कर लिया चीन से, तो बता भाई कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कंप्यूटर का आयात कहाँ पे होना चाहिए बताना? कंप्यूटर का आयात किया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, मैं कॉमर्स करा दी। कंप्यूटर का आयात किया है तो पैसा गया है ना हमारा, आउटफ्लो हुआ है। हाँ हाँ, चालू खाते में, पूंजी खाते में। सर ये चालू खाते में ही आएगा। हाँ, मशीन यहाँ चालू खाते में ही आती है, यही तो मैं कह रहा हूँ। जो कॉमर्स के हैं मशीन एसिड होती है, लेकिन यहाँ पे मशीन को वस्तु ही ट्रीट किया जाता है। क्या कहते हैं, देखिए जी, इसके मैं ये एफडीआई और एफआईआई बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी क्वेश्चन आया था। हाँ क्या, मैं ये कह रहा हूँ, लैपटॉप में कनेक्ट कर रखा हूं ना इसलिए। मैं ये कह रहा हूँ डेबिट का मतलब है आयात, जिस भी चीज़ से पैसे जाएंगे। जब हम कुछ खरीदते हैं तो पैसे जाएंगे, पैसे के जाने को आयात कहेंगे। आउटफ्लो, जब भी आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होता है आयात से, वो चीज़ डेबिट साइड रिकॉर्ड करी जाएगी। और निर्यात का मतलब होता है इनफ्लो, जब मैं दूसरे देशों को माल बेचूंगा उससे पैसे आएंगे, वो इनफ्लो है, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। पैसे का आना डेबिट साइड, पैसे का जाना क्रेडिट साइड। पैसा देखना है, पैसा, वस्तु वगैरह नहीं देखनी है हमको, पैसा देखना है, पैसा। अब देखिए जी, सर हाँ जी, भैया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चालू खाते में इंक्लूड होगा ना, चालू खाते में इंक्लूड होगा मतलब डेबिट क्रेडिट। भाई डेबिट क्रेडिट तो सब में है, इधर भी तो है डेबिट क्रेडिट पूंजी खाते में। मैंने बोला मोदी ने लोन ले लिया, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसको? सरकार द्वारा अन्य देशों से उधार कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो पहले आपको ये देखना है पैसे आएंगे या जाएंगे। आप खुद देखो, सरकार ने लोन ले लिया तो भाई पैसे आएंगे सरकार के पास, पैसे आने को इनफ्लो कहेंगे, और इनफ्लो क्रेडिट साइड। जो डेबिट क्रेडिट चालू खाते में है वही डेबिट क्रेडिट तो यहाँ पे भी है। अगर मैंने बोला आपने ज़मीन खरीद ली अमेरिका के अंदर, तो पैसे जाएंगे, आउटफ्लो है, निजी लेन देन है। आपकी फ्रेंड ही ने उधार दे दिया आपको, तो भाई इनफ्लो है, क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। वो डेबिट क्रेडिट चालू में भी है और वो डेबिट क्रेडिट पूंजी में भी है। पैसे का आना और पैसे का जाना देखना है। अब देखिए, तो हम बात करते हैं, हाँ बोलो रवि। ठीक है सर। ये एसेट और लायबिलिटीज प्रभावित नहीं होंगे, इससे क्या मतलब है? मतलब
इसका मतलब ये है, ये जो वस्तु होती है ना, हमने बोला चालू खाते के 3 घटक हैं। पहले आप देखिए लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए लोन। लायबिलिटी का मतलब होता है लोन, किसी से पैसा उधार मांगना। और एसिड का मतलब होता है, एसिड का मतलब आप इस चैप्टर में समझ लो ज़मीन, ठीक है। एसिड का मतलब इस चैप्टर में है ज़मीन, और लायबिलिटी का मतलब इस चैप्टर में है लोन। तो आप खुद देखो, ये इसके 3 बच्चे हैं, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय। इन तीनों के अंदर लोन की बात चल रही है कहीं? लोन की नहीं चल रही, यहाँ तो लोन की तो बात नहीं चल रही। यहाँ कहीं ज़मीन की बात चल रही है, ज़मीन का खरीदना बेचना, वो भी बात नहीं चल रही। तो यहाँ पे वो लेन देन हो रहे हैं, एसिड के अंदर ज़मीन आएगा, लायबिलिटी के अंदर लोन आएगा। तो ये तीनों तो वो लेन देन है जिसमें ज़मीन और लोन की बात ही नहीं चल रही, मतलब एसिड और लायबिलिटी की यहाँ बात नहीं चल रही, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इससे प्रभावित नहीं हो रहे। और यहाँ जो बात चल रही है निजी लेन देन, सरकार देन, यहाँ बात चल रही है किसकी? ज़मीन खरीदने बेचने की और लोन लेने देने की। तो यहाँ तो जब लोन लेंगे देंगे, ज़मीन खरीदेंगे बेचेंगे, तो उससे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे प्रभावित होते हैं। अब देखिए जी, ठीक है भैया, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। एसिड्स तो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, बस वो वस्तु में तो लिखा हुआ है मशीन तो एसिड्स है ना भाई। अब आप कॉमर्स के हो ना? हाँ हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मशीन एसिड होती है, बट हम इस चैप्टर के अंदर मशीन को वस्तु ही ट्रीट करते हैं, मशीन वस्तु ही रहेगी। अब देखिए एफडीआई, अलग तरीके से। नहीं ऐसा तो नहीं है, ये समझना है मशीन यहाँ वस्तु होती है बस। एफडीआई समझिए। अब एफडीआई का मतलब होता है जब कोई बंदा नाम और पैसा दोनों का दोनों, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो है, एप्पल की दूसरे देश की कंपनी है एप्पल, भारत के अंदर आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश कर रही है, उद्योग लगा रही है भारत के अंदर आकर। नाम किसका? एप्पल का, दूसरे देश का। पैसा किसका? एप्पल का, दूसरे देश का। तो इसको क्या बोलेंगे? एफडीआई। जब दूसरे देश की कंपनी भारत के अंदर आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश करती है, अपना नाम और अपना पैसा दोनों लेकर आती है, उसको एफडीआई कहते हैं। जब दूसरे देशों, ध्यान से सुन लीजिए, जब दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं, इस्टेब्लिश कर रही हैं, तो पैसा आएगा, इनफ्लो है वो। और अगर भारत की कंपनी दूसरे देश में जा रही है, रिलायंस है, टाटा है, दूसरे देश में जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को खोल ली है, तो उससे पैसा जाएगा, उससे आउटफ्लो होगा। एक है विदेशों में निवेश, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड को, विदेशों में निवेश, विदेशों में निवेश किया, वो पैसा जाएगा, मतलब भारत की कंपनी दूसरे देशों में कर रही है। और एक है क्या कहते हैं, भारत में निवेश या विदेशों से निवेश कह सकते हो, वो है पैसा आएगा। अगर भारत में निवेश हो रहा है पैसा आएगा, भारत का बंदा दूसरे देश में कर रहा है पैसा जाएगा। नाम और पैसा दोनों आता है एफडीआई में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं इसको, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब है जी एफआईआई, इसको हम जो है पोर्टफोलियो, इसको हम पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं, पोर्टफोलियो निवेश। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये क्या भला है भाई? पोर्टफोलियो, एफआईआई। इसमें केवल बंदा पैसा लगाता है, केवल पैसा, नाम उसी का चलता है। मान लीजिए एक विदेशी है, उसने क्या करा, उसने जो है ना, उसने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, उसने रिलायंस के शेयर खरीद लिए। शेयर खरीदने का मतलब होता है बेटा पैसा लगाना उस कंपनी में। रिलायंस तो रिलायंस इंडियन कंपनी है, और एक फिरंगी है दूसरे देश का, उनने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, मतलब रिलायंस की कंपनी में पैसा लगाया उसने, तो पैसा आ रहा है इससे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। और अगर मान लो आलोक है, आलोक ने एप्पल के शेयर खरीद लिए, आलोक तो भारतीय है, इनने, और एप्पल की कंपनी विदेशी है। अगर बेटा विदेशी रिलायंस के शेयर खरीद रहा है तो इनफ्लो है, और अगर कोई भारतीय
अगर कोई भारतीय किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, एप्पल के शेयर खरीद लिए इनने, तो बेटा इससे आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा इससे। वो होता है, यहाँ पैसा लग रहा है केवल, नाम तो उसी का चल रहा है जिसका है। ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, गारंटीड है। ये भी आया था एफडीआई, अभी आया था प्री बोर्ड में, ये भी, ये सब। ये किसके बच्चे हैं? ये इसके बच्चे। हाँ जी, जैसे मतलब अपने देश से बाहर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो जाएगा, हाँ इनफ्लो जाएगा, यही मतलब है ना? हाँ, अपने देश में पैसा आ रहा है इनफ्लो, जा रहा है आउटफ्लो। इनफ्लो क्रेडिट, आउटफ्लो डेबिट, ये बात बेजे में फिट कर लीजिए। बेटा 3 क्वेश्चन हम बिल्कुल सेट पढ़ चुके हैं। बीओपी क्या होता है, उसके घटक बताइए। बीओपी क्या होता है लिख देंगे, उसके घटक 2 होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, दोनों लिखना पड़ेगा अगर बीओपी के घटक पूछ रहा है, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन बन गया बेटा चालू खाता क्या होता है उसके घटक बताइए, और तीसरा क्वेश्चन बन गया पूंजी खाता क्या होता है उसके घटक बताइए। यहाँ तक हम बिल्कुल सेट पढ़ चुके हैं। और अब आपको अपने नेटवर्क जो हैं वो 6G वाले कर लेने हैं, 6G वाले, क्योंकि अब हम जो है पहाड़ों की ऊंचाइयों पे चढ़ने वाले हैं, जिसमें हाँ जी हाँ, वो टीआर जैन में एक मिनट रुको जरा, वो ना टीआर जैन में आपको वो थोड़े अलग मिलेंगे। टीआर जैन से आपको नहीं पढ़ना, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया ना निजी, सरकारी, एफडीआई, एफआईआई, वो लिखे वही हैं, बस थोड़ा उसकी लैंग्वेज की दिक्कत है, तो आप इजी में ये लर्न कर सकते हैं, ये ठीक है। उसमें लिखे यही हैं उसमें भी, लेकिन थोड़े घुमा फिरा के लिखे हुए हैं, तो आप ये इजी है, इससे लर्न करेंगे। मैं पहले भी बोला कि टीआर जैन से आपको नहीं पढ़ने हैं। आप बेटा ज़रा दिमाग की बत्ती को तेज़ कर लेंगे। देखिए आधे घंटे आंखों को गड़ा लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अब ख़तरनाक चीज़ें के ऊपर बात करने वाले हैं। अब थोड़ा लेवल अप होने वाला है, ठीक है। हमने ये सब समझ लिया, हमने ये समझा कि भाई ये बीओपी जो है ना एक खाता है, बीओपी एक खाता है, और ये जो बीओपी है ना ये खाता है, और इस खाते के अंदर 2 खाते हैं, एक है चालू खाता, एक है चालू खाता और एक है पूंजी खाता। ये हमने अभी तक पढ़ा है भाई, ठीक है। तो वही है, उल्टी साइड वाली डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। यहाँ पे सब इस तरफ जो है सब डेबिट वाली चीज़ें आएंगी, और इस तरफ जो है सब क्रेडिट वाली चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा है ना, ये जो चालू खाते के 3 बच्चे होते हैं, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय। अब ये जो बेटा वस्तु है ना, वस्तु एक और, ये कह सकते हो एक और अकाउंट होता है। चालू खाते के अंदर 3 बच्चे हैं, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय, और उसके अंदर भी एक और चीज़ है जिसका रिश्ता केवल वस्तुओं से है। इसको हम कहते हैं बेटा व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ये केवल वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात, ये केवल वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात, एक देश ने दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का कितना निर्यात किया, कितना आयात किया, केवल उसको रिकॉर्ड करता है। इसका सेवा से और एक पक्षीय से कोई भी लेन देन जो है नहीं है। विजिबल आइटम का, दृश्य मदों का आयात और दृश्य मदों का निर्यात कितना हुआ है, ये रिकॉर्ड करता है बीओटी। ये बीओटी है, हम ऊपर पढ़ के आए थे बीओपी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और ये भाई 3 तरीके का हो सकता है। पहला जो है वो है संतुलित, अब प्लीज ध्यान से समझेंगे। दूसरा है, हाँ जी, मैंने बोला चालू खाते के 3 बच्चे होते हैं, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय। तो चालू खाते के अंदर भी एक कह सकते हो एक और खाता है जिसका रिश्ता केवल वस्तु से है, उसको हम कहते हैं व्यापार शेष। व्यापार शेष केवल वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं के आयात को दर्ज करता है, उसका सेवा और एक पक्षीय से कोई भी लेन देन नहीं है। और ये 3 तरीके का होता है, संतुलित, प्रतिकूल जिसको घाटा भी कह सकते हो, और होता है भाई अनुकूल जिसको आप बचत भी कह सकते हो। संतुलित कब होगा भाई? जब निर्यात और आयात दोनों बराबर होते हैं।
जितना पैसा आ रहा है जितना पैसा जा रहा है उसके नाम से पता चल रहा है। प्रतिकूल घाटा, घाटा कब होगा? जब पैसा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। आयात से जाता है बेटा, निर्यात से आता है। और फ़ायदा कब होगा? जब निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, तो फ़ायदा होगा, पैसा ज़्यादा आ रहा है और आयात कम। तो व्यापार शेष 3 तरीके का हो सकता है। इसका रिश्ता बेटा केवल दृश्य से है, दृश्य से गांठ बांध लीजिए। ओके, ठीक है। चालू के अंदर है ये, चालू के अंदर। जैसे बेटा बीओटी 3 तरीके का हो सकता है, सिमिलरली चालू खाता भी 3 तरीके का हो सकता है। संतुलित, संतुलित प्रतिकूल, संतुलित प्रतिकूल और अनुकूल। लेकिन डिफरेंस देखिए जरा क्या है बेटा। चालू खाते के 3 बच्चे हैं और बीओटी जो है ना, बीओटी चालू खाते के 3 है, वस्तु सेवा और एक पक्षी है। बीओटी तो चालू खाते के अंदर सम्मिलित है। बीओटी तो खुद चालू खाते का बच्चा है। देखो ये वस्तु को रिकॉर्ड कर रहा है ना बीओटी। तो बड़ा कौन हुआ, चालू खाता या बीओटी? अबे बड़ा तो चालू खाता हुआ, क्योंकि वो उसका रिश्ता 3 से है और उसका रिश्ता 1 से है, बीओटी से। तो इसमें संतुलन कब होगा? देखो सबकी सेम कंडीशन है। संतुलन कब होगा? संतुलन तब होगा बेटा जब तीनों चीज़ों का निर्यात बराबर होगा तीनों चीज़ों के आयात से। जब वहाँ पे क्या था, वहाँ बेटा जो ये निर्यात और आयात है केवल वस्तु की बात चल रही है, वस्तु की। इसका रिश्ता केवल वस्तु से है, दृश्य मदों से, सेवा उससे नहीं है। जब इन तीनों चीज़ों का निर्यात इन तीनों चीज़ों के आयात के बराबर होगा तो संतुलित होगा। जब इन तीनों चीज़ों का निर्यात कम रह जाएगा इन तीनों चीज़ों के आयात से तो प्रतिकूल होगा। जब इन तीनों चीज़ों का निर्यात ज़्यादा होगा आयात से तो बेटा अनुकूल होगा, अनुकूल। ओके भाई, ठीक है। जैसे चालू खाता बीओटी 3 तरीके का होता है, ऐसे बेटा ध्यान से सुनेंगे। सिमिलरली ये जो पूंजी खाता है इसमें भी सेम ऐसा ही सिनेरियो होगा, संतुलित होगा। ये भी संतुलित हो सकता है, ये भी भाई अनुकूल हो सकता है और ये भी भाई प्रतिकूल हो सकता है। ये 4 बच्चे हैं इसके, निजी, सरकारी, एफडीआई और एफआई। इन चारों चीज़ों का निर्यात होगा, इन चारों चीज़ों का आयात भी होगा। इन चारों चीज़ों से पैसे आएंगे, इन चारों चीज़ों से पैसे जाएंगे। तो बेटा जब इसमें भी बात वही है, जब निर्यात बराबर होगा आयात के, लेकिन किसका निर्यात और किसका आयात ये मैटर करता है। इसके तो बच्चे ही अलग हैं, निजी, सरकारी, एफडीआई और एफआई। इन चारों चीज़ों से जब पैसे का आना और पैसे का जाना बराबर होगा देन संतुलित। अनुकूल कब होगा? जब इनका इनफ्लो बराबर होगा आउटफ्लो के, या निर्यात कह सकते हो, निर्यात जो है वो ग्रेटर देन होगा आयात से, ठीक है। और प्रतिकूल तब होगा जब निर्यात जो है बेटा वो कम रह जाएगा आयात से। किसका निर्यात और किसका आयात ये मैटर करते हैं बेटा। ये इसके निर्यात आयात की बात कर रहा है, इसके निर्यात आयात की। ये किसके आयात निर्यात की बात कर रहा है? इन तीनों की बात कर रहा है ये। और बीओटी किसकी बात कर रहा है? दृश्य मदों की बात कर रहा है वो। अब जरा मेरी बात भेजे में जरा सेट कर लेंगे, देखिए। अब है चालू खाता बड़ा है बीओटी से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आएंगे, उन सब का आंसर ना होगा। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी आएगा एग्जाम में, इन सब का आंसर ना होगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? वो बोलेगा कि अगर बीओटी में घाटा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन, अगर बीओटी में घाटा है, बीओटी में कौन है? व्यापार शेष की बात कह रहा है वो। अगर बीओटी में घाटा है तो चालू खाते में भी घाटा होगा। क्या ये बात सत्य है या ये बात असत्य है? तो नहीं है भाई, असत्य है। अगर बीओटी में सरप्लस है तो चालू खाते में भी सरप्लस होगा। नहीं है भाई, असत्य है। अगर चालू खाते में घाटा है तो पूंजी खाते में भी घाटा होगा। नहीं भाई, असत्य है।
चालू खाते में सरप्लस है, पूंजी खाते में भी सरप्लस होगा? नहीं भाई, असत्य है। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ सबका आंसर असत्य ही है, नहीं हो सकता, क्योंकि सबके बच्चे ही अलग अलग हैं। अब आपने पढ़े ना, बीओटी के बच्चा है दृश्य, चालू खाते का है वो तीनों, और पूंजी के अपने अलग 4 बच्चे हैं। तो सबके जब बच्चे ही अलग है, किसी का किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो इसलिए किसी के अंदर घाटा हो रहा है या किसी के अंदर सरप्लस हो रहा है, उसका दूसरे अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरे में कुछ भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। बीओटी का चालू से लेना देना नहीं है, चालू का बीओटी से लेना देना नहीं है, चालू का पूंजी से लेना देना नहीं है, पूंजी का चालू से लेना देना नहीं है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, गारंटीड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। सबका आंसर ना है ना, ऐसा नहीं हो सकता, असत्य है ये कथन। अच्छा ओके, आप जरा ध्यान से सुनिए फिर से, 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट और रह गया है। हमने ये सारी चीज़ें, रामायण कथा ये सब पढ़ ली। जैसे ये तीनों हो सकते हैं बेटा, तो क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला चालू खाता भी ऐसे हो सकता है, ये भी 3 हो सकते हैं, और बीओटी भी। तो क्या ये भी हो सकता है क्या? ये बीओपी, ये तो दादा है, ये तो दादा है, ये तो सबको रिकॉर्ड कर रहा था, ये तो चालू को पूंजी तो खुद इसके बच्चे हैं। ये भी बेटा होगा, ये भी 3 तरीके का हो सकता है। पहला संतुलित, दूसरा अनुकूल, और तीसरा प्रतिकूल। ये 3 तरीके का हो सकता है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने बोला ये एक अकाउंट है, ठीक है, ये एक खाता है। अकाउंट कॉमर्स की टर्म है, कॉमर्स की, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होती है बेटा, वो होती है डबल एंट्री सिस्टम पे। किस पे होती है? डबल एंट्री सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं दोहरी लेखा पद्धति। ये होती है दोहरी लेखा पद्धति, जो कि क्या कहती है? जो कि कहती है कि डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। मतलब जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है वो हमेशा बराबर रहेगा। कोई भी खाता डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे बनता है, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होती है। पैसे का आना और पैसे का जाना दोनों बराबर होते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डबल एंट्री सिस्टम पे बनेगा, तो पैसे का आना जाना बराबर होना चाहिए। वो आपको बोलेगा, कथन देगा, बीओपी सदा संतुलित रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, भुगतान शेष या भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है। क्या ये कथन सही है या ये कथन गलत है? भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस मतलब ये है, मैंने ये बोला आपसे कि बीओपी जो है ना, एक अकाउंट है, ठीक है। ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी हम आयात निर्यात करेंगे वो मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। जैसे मान लो 100 इधर आ गया, 200 इधर आ गया, 300 इधर आ गया, 400 इधर आ गया, 500 इधर आ गया, 600 इधर आ गया, 700 इधर आ गया, 800 इधर आ गया, और फिर 31 तारीख आ गई। 31 तारीख आ गई, इधर का देखना ज़रा कितना आ रहा है। 7-5 कितना होता है बेटा? 7-5 1200, 1500, 1600। इधर आ रहा है बेटा 1600, और इधर देखिए ज़रा कितना आ रहा है, 1400, 1800 और 2000। यहाँ आ रहा है 2000। तो ये तो मिसमैच हो गया। ये क्या हो गया? ये तो मिसमैच हो रहा है। ये 31 तारीख जब आई, 31 मार्च जब आया, ये मिसमैच हो गया। इधर 1600 आ रहे हैं, इधर 2000 आ रहे हैं, बराबर तो नहीं आया। ये अपना आप कैसे बराबर आ जाएगा भाई? अपना आप थोड़ी ना बराबर आएगा, कुछ भी हो सकता है। या तो डेबिट वाली साइड ज़्यादा हो सकती है या क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा हो सकती है। जब मैं 31 तारीख को इसको देख रहा हूँगा तो भाई यही हो रहा होगा, या तो डेबिट वाला पक्ष होगा या तो क्रेडिट वाला पक्ष होगा। तो ध्यान से सुनिए, रियल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ में, रियल वास्तविक जीवन में भुगतान शेष अनुकूल या प्रतिकूल होता है, या तो डेबिट वाली साइड ज़्यादा होगी या क्रेडिट वाली। लेकिन मैंने बोला ये तो भाई डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे बनता है, तो और डबल एंट्री कहती है तो डेबिट वाली क्रेडिट वाली तो बराबर होनी चाहिए। तो जब मैं 31 तारीख को बना रही होंगी तो ये तो मिसमैच हो गया, मुझे तो इसको बराबर करना है। मतलब यहाँ पे 400 आने चाहिए ताकि ये 2000 इज इक्वल टू 2000 हो जाए। ज़बरदस्ती आने चाहिए, मुझे इसको बराबर करना है। यहाँ पे 400 का लेन देन करना पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे इसको बना रहा हूँ, तो मुझे डेबिट साइड में 400 का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा 31 तारीख को, क्योंकि मुझे इसको बराबर करना है। सेम एज इट इज़, अगर इधर कमा रहे हैं तो इधर क्रेडिट का कोई ट्रांजैक्शन कर दूंगा। बराबर करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा, चाहे इधर कमाए चाहे इधर कमाए, कहीं पे भी कमाए, ज़बरदस्ती बराबर करना पड़ेगा। मतलब कि मैंने स्टेटमेंट बोली भुगतान शेष सदा संतुलित रहता है, सदा नहीं रहता। सदा का मतलब होता है हमेशा, हमेशा नहीं रहता, लेखांकन की दृष्टि से रहता है, लेखांकन की दृष्टि से। अकाउंटिंग सेंस में लेखांकन की दृष्टि से हमेशा संतुलित रहता है, बट रियल लाइफ में अनुकूल या प्रतिकूल होता है। मैं जबरदस्ती उसको बराबर करूँगा। ओके ठीक है। अब ये जो लेन देन हुआ, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो ये जो भुगतान शेष में जो लेन देन ये जो हमने रिकॉर्ड कर दिए, ये आ गया, ये 200 आ गया, 300, ये 400, ये 500, 600, ये 700, ये 800, मैं करे जाता हूँ पूरे साल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जितने लेन देन हो रहे हैं मैं सब रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ। तो जो ये हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, जो लेन देन हम जो कर रहे हैं, वो बेटा उसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होती है स्वायत्त मदें, मदें कह सकते हो या लेन देन कह सकते हो, और एक होती है स्व प्रेरित मदें। अब जरा ध्यान से सुनिए क्या है। मतलब कि जो ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, जो आयात निर्यात हो रहे हैं ना, वो 2 तरीके के, वो उसको मैं 2 नाम दे सकता हूँ, या तो वो होगा स्वायत्त या वो होगा स्व प्रेरित। ऐसे लेन देन जो भुगतान शेष में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है 3 नंबर का, ऐसे लेन देन जो भुगतान शेष में लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, लाभ कमाने के लिए, इट्स कॉल्ड स्वायत्त। और ऐसे लेन देन जो लाभ कमाने के लिए नहीं किए जाते हैं, जो लाभ कमाने के लिए नहीं किए जाते हैं, वो होते हैं बेटा स्व प्रेरित। ओके ठीक है। ये चालू खाता और पूंजी खाता, ये चालू या पूंजी किसी से भी संबंधित हो सकता है, ये वाला ट्रांजैक्शन स्वायत्त वाला। लेकिन ये जो है बेटा, ये जो है ये केवल पूंजी खाते से ही संबंधित होगा, ये पूंजी खाते से ही संबंधित होगा, इसका चालू से कोई भी लेन देन, कोई भी रिश्ता नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से घाटा या बचत, मतलब कि प्रतिकूल या अनुकूल होता है। प्रतिकूल या अनुकूल होता है किसमें? बीओपी में। इसने कर दिया ना, हमने अंधाधुंध करे जा रहे थे ट्रांजैक्शन, और भाई उसकी वजह से क्या हुआ? या तो डेबिट वाली साइड कमा जाएगी या क्रेडिट वाली। इसकी वजह से तो डिसबैलेंस होता है, मिसमैच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कथन में आता ही है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बीओपी जो है ना बेटा, संतुलित होता है, संतुलित बराबर होता है। इसकी वजह से ये जो 400 का ये जो लेन देन करा ना, ये 400 का ये किस लिए किया था? बराबर करने के लिए। तो यही जो 400 का लेन देन है, ये 400 का लेन देन है, यही बेटा स्व प्रेरित है। क्योंकि ये लेन देन किस लिए किया गया है? जरूरत नहीं थी, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करने के लिए किया गया, यही स्व प्रेरित है। और जो उससे ऊपर वाले हैं, ये वाले, ये सारे, ये वाले, ये वाले, ये क्या है? ये है बेटा स्व प्रेरित। भाई यार एक मिनट, सॉरी, ये स्वायत्त, ये स्वायत्त मदें जो लाभ कमा, भाई मैं आयात निर्यात क्यों करता हूँ दूसरे देशों से? क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है। ये है स्वायत्त, और जो बराबर करने के लिए किया गया वो है स्व प्रेरित। ये जो स्वायत्त वाले हैं, ये कोई सा भी लेन देन हो सकता है, चालू से भी हो सकता है, पूंजी से भी हो सकता है, वो वस्तु सेवा, वो एक पक्षीय, वो पूंजी का कोई भी हो सकता है। लेकिन ये बेटा हमेशा किससे लिंक होगा? केवल कैपिटल से। इसको जो है रेखा से ऊपर की मदें कहते हैं, रेखा से ऊपर की मदें। और इसको जो है रेखा से
नीचे की मदे कहते हैं, रेखा से नीचे की मदे। कोई रेखा वेखा नहीं है ये, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कोई निर्धनता रेखा है इससे ऊपर है तो ऊपर की मदे नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, का नाम है ये, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि लाइन है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 2 4 3 नंबर का आता है ये, 3 4 पॉइंट ध्यान रखने आपको, ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये सब प्रेरित मदे, इसको स्वायत्त, या एक मिनट, इसको शायद समायोजक कहते हैं, समायोजक, और इसको शायद सब प्रेरित इसी को कहते हैं शायद, हाँ इसको इसी को ही सब प्रेरित कहते हैं। सब प्रेरित मदे या स्वायत्त मदे ना एक ही चीज़ होती है, और क्या कहते हैं समायोजक मदे ये अलग है। हाँ जी बोलो रवि। अच्छा अब ज़रा देखिए, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए बेटा। मैंने बोला ये जो लेन देन करा ना मैंने 400 का, ये वाला, ये समायोजक मदे, ठीक है, और ये, अबे यार, ये समायोजक मदे, ठीक है, जो किस लिए की जा रही है, बीओपी को बैलेंस करने के लिए की जा रही है, बीओपी को बैलेंस करने के लिए। तो कौन करेगा इसको बैलेंस? आपको एक बात ध्यान से समझनी है, इसको बैलेंस करेगा आरबीआई। और एक हम वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, इस शॉर्ट में ORT कहते हैं, ORT, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ऐसे लेन देन जो देश का मॉनेटरी अथॉरिटी करती है, आरबीआई, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई, उसको बेटा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्यों करती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए करती है। जो ये 400 का जो लेन देन हुआ है ना, 400 का लेन देन, वो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है। अच्छा ये मैंने 5 में लिख दिया, 5 कहाँ लिख दिया मैंने, पूंजी खाते में, पूंजी खाते में लिख दिया। पूंजी खाते का ये 5वां घटक है, लेकिन ये जो 5वां घटक है ना, 5वां, ये बेटा घटक जो है माना भी जाता है, ये घटक माना भी जाता है, और ये घटक नहीं भी माना जाता। लास्ट बात ध्यान से सुन लीजिए बस। जब ये जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है, जब ये पूंजी खाते का घटक माना जाएगा तो बीओपी बैलेंस आएगा, तो बीओपी संतुलित होगा, और जब घटक नहीं माना जाएगा तो बीओपी, ये एग्जाम में आता है लिख के, तो बीओपी संतुलित नहीं होगा। मतलब बीओपी संतुलित वाले के 2 मुद्दे हैं भाई। डबल एंट्री लेखांकन की दृष्टि से बराबर होता है, लेखांकन की दृष्टि से सदा बराबर नहीं होता। यही लिख के आता है बीओपी सदा संतुलित रहता है, सदा वदा नहीं होता। लेखांकन की दृष्टि से लिखा है तो ओके है कथन, अदरवाइज ओके नहीं है। रियल लाइफ में अनुकूल या प्रतिकूल होता है। और अगर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन को पूंजी खाते का घटक माना जाएगा तो बीओपी संतुलित है, नहीं माना जाएगा तो नहीं है। ये है जी इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा। आई होप आपको जो ये समझ में आया होगा, कुछ बुद्धि में घुसा होगा कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कुछ पूछना है? इसमें 2 चीजें रह रही है। हाँ बताओ सर, एक तो ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जब माना जाएगा तो माइनस में आएगा, नहीं ऐसा वो हाँ बताया था, लेकिन वो आना नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। बताइए अंजलि जी, कुछ आ रहा है समझ में या ऊपर से जा रहा है? अनमोल का तो नेट का इशू हो रहा है। सर एक बार लास्ट का एक बार दोबारा समझा देना। मैंने बोला वो जो 400 का जो लेन देन हो रहा है ना, वो लेन देन देश की मॉनेटरी अथॉरिटी करेगी, आरबीआई करेगी, और उसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो कि पूंजी खाते का ही घटक होता है। लेकिन इसको घटक माना भी जाता है या नहीं भी माना जाता। अगर जब माना जाएगा तो बीओपी बराबर आएगा, और जब नहीं माना जाएगा तो बीओपी बराबर नहीं आएगा। अरमान जी आवाज़ आ रही है? क्वेश्चन कैसे इसका बनेगा, तो अगर जैसे पूछा जाए तो इस पे तो वैसे सीधा सीधा आ जाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या होता है बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर पे। वैसे जो क्वेश्चन इसमें बन रहा है
वो बनता है बीओपी क्या होता है इसके घटक बताइए, चालू खाता क्या होता है इसके घटक बताइए। वैसे 3 नंबर का चैप्टर है ये। चालू खाता क्या होता है इसके घटक बताइए, पूंजी खाता क्या होता है इसके घटक बताइए, स्वप्रेरित मदों समायोजक मदों में क्या अंतर होता है। 4 क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे फिट हैं, ऐसे आएंगे या तो अंतर आ जाएगा बेटा किसी में भी, या ये लेन देन चालू खाते और पूंजी खाते में कहाँ रिकॉर्ड होंगे, चालू खाते में या पूंजी खाते में, और डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आजकल बन रहे हैं। ये आएगा इसके अंदर जी। और क्या नाम है, तो उसका जैसे डेबिट और क्रेडिट में अंतर भी पूछा जाता है ना। नहीं डेबिट क्रेडिट में अंतर नहीं पूछा जाएगा, आपको वो ट्रांजैक्शन देगा और बोलेगा ये बता भाई ये चीज़ कहाँ आएगी, चालू खाते में आएगी या पूंजी खाते में आएगी, और डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डेबिट क्रेडिट में अंतर नहीं पूछा जाएगा। चालू अंतर ऐसा पूछ सकता है बीओपी और बीओटी में अंतर बता, ये आ गया भी प्री बोर्ड में हलवा क्वेश्चन। बीओपी और बीओटी में अंतर बता, बीओपी और बीओटी, अब तो सिंपल सा अंतर है। अबे बीओटी का रिश्ता केवल दृश्य मदों से है, और बीओपी उसका तो दृश्य अदृश्य एक पक्षीय पूंजीगत लेन देन सबसे है। बीओपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बीओटी एक नैरो कॉन्सेप्ट है। बीओटी के घाटे को बीओपी से पूरा किया जा सकता है क्योंकि बीओटी तो एक छोटा सा बच्चा है उसका, जबकि बीओपी के घाटे को बीओटी के घाटे से पूरा नहीं किया जा सकता। बीओपी में पूंजीगत लेन देन आते हैं जबकि बीओटी में पूंजीगत लेन देन नहीं आते हैं। अभी प्री बोर्ड में आया था ये लड़कों सुबह वाले पेपर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन। सर हाँ। मेरे जो बीओपी है कोई फॉर्मूला भी होता है इसका बीओपी का? बीओपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बीओटी का फॉर्मूला होता है दृश्य मदे, ये होता है ना, ये इसका फॉर्मूला है। नहीं सर पीछे कुछ बुक में दे रखा है बीओपी का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कुछ ऐसा। तो वो इसका है ना, वो बीओटी का ही है, इस पे इसका है वो, इसका हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो है ना बीओटी का, इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे, आ जाता है कभी कभार, बट इसमें तो ये सारा आपको पढ़ना है, गोल कर पी जाइएगा। आया था ना अभी पेपर में, आपने देखा था उसमें क्या? उसमें आया था हाँ हाँ। बीओटी चालू खाता माइनस। तो क्या कहते हैं, ये मैं शीट सुबह भेज दूंगा, इस शीट को ही आप गोल के पी जाइएगा, पढ़ के ले जाइएगा, इसके ऊपर एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है जी।